हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने परिवार गोल्डन एजुकेशन हब पर। सभी साथियों, सभी को एक बार मैं फिर से सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, आभार। तो चल सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूँगी, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करें, आज का जो हमारा सेशन है इसको आप अपने सेशन को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएं तथा अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको फैलाएं। तो सभी साथियों को मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि हम पढ़ रहे थे जो आरबीएससी बोर्ड की जो किताबें हैं, आरबीएससी की जो किताबें हैं उनका हम रिवीजन कर रहे हैं। और उस रिवीजन के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे कि उसी को क्रम में बढ़ाते हुए हम कक्षा 6 से जो रिवीजन है उसको स्टार्ट हमने किया है और पिछले 4 जो लेक्चर हैं हम इसके देख चुके हैं। और आज हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो रहेगा अध्याय 5 है, जो कक्षा 6 का अध्याय 5 है, हम आज उसका रिवीजन करेंगे। तो जो आज का अध्याय हमारा है उसका अगर मोस्टली हम देखें तो उसको अध्याय नंबर 5 के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हुए, समय को बिल्कुल भी जाया नहीं करते हुए, तो चलिए सभी अपना कॉपी और पेन उठा लीजिए और जो जो मुख्य आपको पॉइंट लगे आप उनको छापते चलिए। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत, और यही से हमारे सेशन की शुरुआत होती है। तो देखिए, हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। यानी हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो हमारी पृथ्वी है वह गोल है। और पृथ्वी गोल होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो दिन रात का कॉन्सेप्ट है वो बनता है, किस तरह से बनता है, तो वो सब चीजें हम देख चुके हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि पृथ्वी है वह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन मौजूद है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है, जीवन मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व है, यानी एक तरह से हम देखें तो हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल। हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। और जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पर जीवन जीने के लिए, यानी जीवन जीने के लिए जो दशाएं होनी चाहिए, जीवन जीने के लिए जो दशाएं होनी चाहिए, जो दशाएं होनी चाहिए, जीवन जीने के लिए जो दशाएं होनी चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है। और जीवन जीने के लिए कौन कौन सी दशाएं हमें चाहिए, तो जैसे मान लीजिए भूमि जल हवा, भूमि जल हवा आदि मौजूद है। भूमि जल हवा आदि मौजूद है। यानी हमारी पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जो उपयोगी दशाएं होती है वो सभी मौजूद है। कौन कौन सी होती है, तो उसे हम कहेंगे भूमि जल हवा आदि यहाँ पर मौजूद है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि भूमंडल किसे कहते हैं। एक शब्द हमारे सामने आता है, भूमंडल। भूमंडल, तो भूमंडल किसे कहते हैं, तो भूमंडल का मतलब होता है पृथ्वी का कठोर भाग, पृथ्वी का कठोर भाग। यानी पृथ्वी का जो कठोर भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, भूमंडल कहेंगे। अब हम देखते हैं वायु, यानी वायु के बारे में अगर हम देखें तो वायु क्या होती है कि वायु, यानी वायु का आवरण, वायुमंडल किसे कहते हैं, यानी वायुमंडल, अगर हम वायुमंडल शब्द को देखें, प्रश्न बनता है वायुमंडल किसे कहते हैं, तो हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण, हमारे चारों ओर वायु का आवरण, यानी हमारे चारों ओर का जो वायु का आवरण है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती है, तो वायुमंडल में अगर गैसों के बारे में हम देखें तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। और अन्य भी कई प्रकार की गैसें होती है जो हमारे वायुमंडल में मौजूद होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें जलमंडल। तो जलमंडल किसे कहते हैं, जलमंडल किसे कहेंगे, जल का बड़े भाग पर पाया जाना, जल का बड़े भाग पर पाया जाना क्या कहलाता है, जलमंडल। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पर जो जल का बड़ा भाग है, ये एक तरह से इसे हम क्या कह सकते हैं, जलमंडल कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादा समय पर यहाँ पर क्या है, जल है। अब देखते हैं, जल का बहुत बड़े भाग पर पाया जाना ही जलमंडल कहलाता है। और एक होता है जीवमंडल, अगला शब्द होता है जीवमंडल। जीवमंडल किसे कहते हैं, जीवमंडल किसे कहेंगे, तो जीवमंडल का मतलब होता है जहां पर
स्थल जल, स्थल जल और हवा, स्थल जल और हवा तीनों जहां पर एक साथ मिल जाते हैं वहां पर कौन सा मंडल होगा? जीवमंडल। क्योंकि जीवन जीने के लिए जो दशाएं होती है स्थल जल और हवा, इनको हम क्या कहेंगे? जीवमंडल कहेंगे। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब साथियों आगे हम देखें तो जो जल है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। माफ कीजिएगा, बाकी का जो शोरगुल है आप उसको इग्नोर करते हुए अपने सेशन में ध्यान रखते हुए आगे चलेंगे। तो आगे देखिए, जो जल है, जल ये 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो जल की अवस्थाएं अगर देखें तो जल हमें बर्फ रूप में भी पाया जाता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो जल तरल के रूप में पाया जाता है और जल जलवाष्प के रूप में भी पाया जाता है। यानी हमारी पृथ्वी पर जो जल है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। उसे हम कह सकते हैं बर्फ के रूप में, जल के फॉर्म में और जलवाष्प के फॉर्म में। तो जल है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। अब देखिए इसके बाद में अगर हम देखें तो जीवमंडल के बारे में हम देख चुके हैं कि जो जीवमंडल है वो अलग 3, जहां पर स्थल हो गया, जैसे मान लीजिए थल हो गया, हवा हो गई और जल हो गया, ये तीनों भाग जहां पर मिलते हैं वहां पर जीव की उत्पत्ति होती है या जीवन के लिए जो अनुकूल दशाएं होती है वह होती है। अब उसके बाद में हम देखें कि पृथ्वी की जो 2 सतह हैं उनको 2 भागों में बांटा गया। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह है, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक तो होता है महाद्वीप, एक तो होता है महाद्वीप और एक होता है महासागर। महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप किसे कहते हैं? यानी ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे हम क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे। और ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे हम कहेंगे द्वीप कहेंगे, उसे द्वीप कहेंगे। और जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे हम क्या कहेंगे? महाद्वीप। तो पृथ्वी के जो बड़े स्थलीय भाग है उनको महाद्वीप कहते हैं और बड़े जो जलीय भाग है उसे क्या कहेंगे? महासागर। महाद्वीप कितने होते हैं? 7 होते हैं। महासागर कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब देखते हैं आगे, जो बड़े जलाशय हैं उनको महासागर कह देते हैं और जो बड़े भूभाग है उन्हें क्या कह देते हैं? महाद्वीप कह देते हैं। उसी प्रकार आगे चलते हुए आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि ऊंचाई को हमेशा, यानी आपने सुना होगा कि किसी भी चीज की ऊंचाई को अगर मेजर किया जाता है, नापा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, यानी उसको नापा जाता है तो कहां से मापा जाता है? समुद्र तल से। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ऊंचाई को हमेशा समुद्र तल से मापा जाता है। ऊंचाई को हमेशा समुद्र तल से मापा जाता है। ऊंचाई को किससे मापा जाता है? समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई को क्यों मापा जाता है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि समुद्र तल की जो ऊंचाई, जो समुद्र का तल होता है वह हमेशा क्या होता है? समान होता है। समुद्र का तल हमेशा क्या होता है? समान होता है। और कितना होता है? शून्य। उसको हमेशा ही क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। इसलिए किसी भी ऊंचाई को अगर हम मेजर करते हैं तो उसे कहां से मापा जाता है? समुद्र तल से मापा जाता है। उसके बाद में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जो एज इट इज ऐसे के ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन से, उनको अगर हम देखें तो देखिए, जो ग्रीक भाषा, यानी ग्रीक भाषा के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे शब्द है जिनके अर्थ हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए लिथास, ग्रीक भाषा का लिथास शब्द होता है, ग्रीक भाषा का लिथास शब्द होता है, उसका अर्थ होता है पत्थर। ग्रीक भाषा के लिथास शब्द का अर्थ होता है पत्थर। फिर उसके बाद में ग्रीक भाषा का एटमास शब्द होता है, ग्रीक भाषा का एटमास शब्द होता है और एटमास शब्द का अर्थ होता है वाष्प। ग्रीक भाषा के एटमास शब्द का अर्थ क्या होता है? वाष्प। और ये जो एटमास शब्द है इसी से हमारा जो एटमोस्फियर शब्द है वो बना हुआ है, निकला हुआ है। फिर उसके बाद में अगला हम देखें, एक आता है ह्यूडर, एक शब्द आता है ह्यूडर और इसका अर्थ होता है जल। और एक आता है बायोश, एक शब्द क्या आएगा? बायोश। बायोश का अर्थ दिया हुआ है जीवन। बायोश का अर्थ क्या दिया हुआ है? जीवन। तो देखिए साथियों, ये हमारी जो आरबीएससी की किताबें हैं, ये आरबीएससी की जो किताबें हैं उनके अंतर्गत ये शब्द है वो दिए गए हैं और इनका ये अर्थ होता है। तो एक बार आप इसे देख कर जाएं, क्योंकि हो सकता है इनमें से ही कोई शब्द दे दे कि निम्नलिखित ग्रीक शब्द का क्या अर्थ होगा। तो उसे इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो ऐसा ना हो कि हमें
आए नहीं, यानी हमें एक तरह से देखें तो हमारे नॉलेज के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। अब उसके बाद में हम देखें, सबसे बाद में उसके बाद में आगे हम चले तो आगे देखेंगे कि अगर अगर विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पूछे, विश्व का सबसे विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, विश्व का शिखर सबसे ऊंचा शिखर पूछे तो आपको क्या बताना है, माउंट एवरेस्ट। क्या बताना है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की अगर हाइट पूछे तो 8,848 माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो हमें आरबीएससी की जो किताबें होती है उनमें देखी जाती है, 8,848 में उनमें देखी जाती है। लेकिन अब हम इसके आगे 0.86 और लगाएंगे। इसके आगे 0.86 हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि अभी जो क्या हुआ है, नेपाल और चीन इन दो देशों ने मिलकर क्या किया है, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसको एक बार फिर से मापा है और उसके अकॉर्डिंग माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो कितनी नाप पाए ये लोग, 0.86, इसको और ज्यादा नाप पाए। देखिए साथियों, ये जो कोई ग्रेविटेशन बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका नॉर्थ में इस तरह से थोड़ा सा खिसकती हुई प्रतीत होती है, तो उससे ऐसा लगता है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट इतनी बढ़ गई है और भविष्य में और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इस तरह से ये होता है, ये एक भौगोलिक रीजन इसका होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, अगर विश्व का ये सबसे ऊंचा शिखर हम देख चुके तो हमारे मन में आया होगा कि डीपेस्ट पॉइंट क्या होता है। तो अगर हम देखें वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट क्या होता है, उसे हम कहते हैं मेरियाना ट्रेंच। उसे हम क्या कहेंगे, मेरियाना ट्रेंच कह दे या मेरियाना गर्त, यानी मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त कह सकते हैं। तथा ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, प्रशांत महासागर में। ये कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर में। कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर में। यानी मेरियाना गर्त, यानी विश्व का अगर सबसे गहरा बिंदु देखे, डीपेस्ट पॉइंट देखे तो वो कहाँ पाया जाएगा, प्रशांत महासागर में पाया जाएगा और उसका नाम क्या है, मेरियाना ट्रेंच है। और अगर उसकी जो गहराई है वो देखे तो इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई अगर हम देखें तो इसकी गहराई है 11,022 मीटर। इसकी गहराई देखे तो कितनी है, 11,022 मीटर, ये इसकी गहराई हो जाएगी। अब हम आगे अध्ययन करेंगे, जो महाद्वीप है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, महाद्वीप के बारे में हम देखते हैं। महाद्वीप, और हाँ, सेशन को कोई भी स्टूडेंट है वो लाइक करना, शेयर करना ना भूले। तो सेशन को जरूर से आप लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना एफर्ट्स कर सकती हूँ, तो आपका भी रिस्पांस बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाए। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो सेशन को पहली बार देख रहा है तो वो क्या करे, चैनल को सब्सक्राइब करे तथा बेल आइकन प्रेस करे, ताकि जो अपनी अगली क्लास है उसका नोटिफिकेशन है वो समय पर आपको मिल जाए। अब उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हम देखें महाद्वीप। अब हम अध्ययन करेंगे महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो महाद्वीप है वो कितने होते हैं, 7। महाद्वीप कितने होते हैं, 7। अब इनको हम क्रम से देखेंगे। पहले सबसे बड़ा महाद्वीप अगर हम देखें तो कौन सा हो जाएगा, एशिया। फिर उसके बाद में यूरोप, अफ्रीका। फिर उसके बाद में अगर चौथा हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका, जिसको हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका। फिर उसके बाद में दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें छठवां, छठवां हम देखें वो हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद में अगला हम देखें 7वां, तो वो हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक महाद्वीप के बारे में जो विश्लेषण करते हुए चलेंगे और इसी तरह से हम इनके पॉइंट्स हैं उनको देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखें प्रशांत महासागर, एशिया महाद्वीप। सबसे पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप। अब देखो एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ पॉइंट है वो देखते चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे पहले हम देखें विश्व का सबसे बड़ा
दूसरा पॉइंट इसके बारे में देखें, विश्व का सबसे बड़ा दूसरा हम देखें कि कर्क रेखा है वो इसके मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा, जो कर्क रेखा होती है, जो 23.5 डिग्री अक्षांश नॉर्थ में जो रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ये क्या करता है, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, यानी एशिया महाद्वीप के पश्चिम में, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूराल पर्वत, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत है, यानी यूराल पर्वत कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप के पश्चिम है, जो किसको अलग करता है? यूरोप को एशिया से अलग करता है। जो यूरोप को किससे अलग करता है? एशिया से। यूरोप को किससे अलग करता है? एशिया से अलग करता है। और जो एशिया को यूरोप से अलग करने वाले पर्वत का नाम है यूराल पर्वत, और इसको एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप का जो भाग, संयुक्त भाग होता है उसे क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। एशिया और यूरोप के संयुक्त भाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। और यूरोप है वो एशिया से छोटा है, यानी यूरोप को अगर देखें तो वो कहाँ आ जाता है? एशिया से छोटा, यानी एशिया से छोटा। दूसरे नंबर का जो महाद्वीप होता है, सेकंड लार्जेस्ट जो होता है वो क्या होता है? यूरोप होता है। उसके बाद में अगला हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद में हम क्या देखेंगे? अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए साथियों, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अगर हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप क्या होता है? अफ्रीका महाद्वीप को अगर हम देखें तो ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट, इसको हम कह सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट, यानी यूरोप था वो एशिया से छोटा था, लेकिन हम जो सेकंड लार्जेस्ट के रूप में अगर हम देखें तो वो कौन सा होता है? अफ्रीका महाद्वीप, यानी क्रम से हमको इनको देखें तो ये होता है, लेकिन एशिया से छोटा है वो वाला होता है। तो फिर उसके बाद हम देखें इसके मध्य से कौन सी रेखा जाती है? जो विषुवत रेखा, यानी हमारी पृथ्वी को जो बीच में से डिवाइड करने वाली जो 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा यानी पृथ्वी को मध्य से डिवाइड करने वाली जो रेखा है विषुवत रेखा, वो विषुवत रेखा इसके मध्य से जाती है। विषुवत रेखा कहाँ से जाती है? मध्य से जाती है। विषुवत रेखा इसके मध्य से जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, विषुवत रेखा इसके मध्य से जाती है। अब मोस्ट पॉइंट, जो तीनों रेखाएं होती हैं, जो तीनों रेखाएं हैं वो इसके मध्य से जाती है। तीनों रेखाएं इसमें से गुजरती है। तीनों रेखाएं इसमें से गुजरती है, यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और जो मकर रेखा है, वो तीनों रेखाएं इसके मध्य से गुजरती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, जो सहारा मरुस्थल है, सहारा किस प्रकार का मरुस्थल है? तो ये हॉट डेजर्ट है, यानी गर्म मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? इसी में, इसमें क्या है? सहारा मरुस्थल है, और वो कैसा है? हॉटेस्ट मरुस्थल या गर्म मरुस्थल है। फिर उसके बाद में देखिए कि यह चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? महासागरों से। चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। चारों ओर से महासागरों से घिरा है, यानी अफ्रीका महाद्वीप है, इसके चारों ओर क्या है? महासागर है, यानी ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। और जो सहारा नाम का हॉटेस्ट मरुस्थल है वो किसके अंतर्गत है? इसी में है। इसी महाद्वीप से तीनों रेखाएं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों रेखाएं इसके अंदर से गुजरती है। तो इसमें से ये भी होता है, जो विषुवत रेखा होती है ये इसके बिल्कुल मध्य से गुजरती है। उसके बाद में देखिए, इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, अगर इसकी लंबी नदी देखें तो कौन सी हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी। और ये जो नील नदी है ये ब्लू नील और व्हाइट नील, ब्लू नील और व्हाइट नील, इन दोनों के मिलने से कौन सी नदी बनती है? नील नदी बनती है। और नील नदी है वो विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है। अगर लॉन्गेस्ट पूछे तो नील होगी, लेकिन लार्जेस्ट पूछे तो कौन सी होगी? अमेजन होगी। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट मत करना। नील नदी को लॉन्गेस्ट कहेंगे, जबकि लार्जेस्ट किसको कहेंगे? अमेजन, क्योंकि अमेजन का जो अपवाह होता है वो ज्यादा होता है, जबकि नील की जो लंबाई होती है किलोमीटर्स में वो क्या होती है?
ज्यादा होती है, यानी लेंथ और विड्थ का खेल होता है ये। इनमें थोड़ा सा जो आप कंफ्यूज मत हो ना, इसको आप इस तरह से समझे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो महाद्वीप हम देखेंगे, अगला महाद्वीप है अफ्रीका के बाद में अगला हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को हम देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में क्या क्या पॉइंट होते हैं जो हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व का तीसरा बड़ा, विश्व का तीसरा बड़ा, विश्व का तीसरा बड़ा, पहला पॉइंट विश्व का तीसरा बड़ा। फिर उसके बाद में इसका दूसरा पॉइंट देखें कि यह जो पनामा जल संधि होती है, यानी पनामा स्ट्रेट, जिसको हम कहेंगे पनामा जल संधि। देखो साथियों, जल संधि क्या होती है कि जैसे मान लीजिए इधर वाटर बॉडी है, इधर वाटर बॉडी है, यहाँ पर लैंड एरिया है, यहाँ पर लैंड एरिया है, तो इस वाटर बॉडी को जो ये संकरा रास्ता इससे मिलाएगा, इस रास्ते को हम क्या कहेंगे, जल संधि कहेंगे, जल संधि या स्ट्रेट कहेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी जल संधि है दो लैंड एरिया को अलग करती है, जबकि वाटर बॉडीज को क्या करती है, कनेक्ट करती है। उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट कहेंगे या जल संधि कहेंगे। तो ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये पनामा जल संधि के द्वारा, पनामा जल संधि द्वारा जो साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है, से अलग होता है, से अलग होता है। इस तरह से ये यानी इससे ये जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, पनामा जल संधि के द्वारा ये दोनों क्या है, आपस में अलग हो रखे हैं, जबकि दो महासागरों को ये क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट अगर देखें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पृथ्वी के उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में है। कहाँ पर होगा, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में है। तो ये चीज तो सब जानते हैं कि ये कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका। अगला महाद्वीप हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अब देखिए साथियों, ये जो दक्षिण अमेरिका होता है ये किस तरह से, इसके पॉइंट अगर देखें तो इसका जो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग है वो दक्षिणी हेमिस्फीयर में आ जाता है। पृथ्वी का जो दक्षिणी हेमिस्फीयर होता है उसके अंतर्गत इसका लगभग भाग आ जाता है। इसका लगभग भाग कहाँ आ जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में इसका ज्यादा भाग आ जाता है, जबकि उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग कहाँ होता है, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में आ जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इसका अगर पॉइंट देखें तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम क्या है, एंडीज, जिसका नाम क्या है, एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, वो इसी महाद्वीप में है। अगला हम देखें कि इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, इसकी अगर लार्जेस्ट नदी हम देखें, लार्जेस्ट नदी, तो इसकी लार्जेस्ट नदी कौन सी हो जाएगी, अमेजन। इसकी लार्जेस्ट नदी कौन सी हो जाएगी, अमेजन नदी। और अमेजन नदी कहाँ पर मिलती है, हमें दक्षिणी अमेरिका में मिलती है, जिसके आसपास में ही हमें अमेजन के जंगल देखने को मिलते हैं। और उन जंगलों में आग लग जाती है, उस आग का पता लगाने के लिए क्या कर दिया है कि जो इसने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो ब्राजील है उसने और जो इसरो है इसने मिलकर एक सैटेलाइट जो लॉन्च की है जिसका नाम है अमेजोनिया। और वो क्या करती है, अमेजन के जो जंगल होते हैं उन पर निगरानी रखने का काम करेगी। तो इस महाद्वीप की सबसे लंबी जो बड़ी नदी होगी वह कौन सी होगी, अमेजन होगी। जबकि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी या विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी होगी, नील होगी, और वो हमें अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत मिलेगी। अगर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे तो जिसका नाम होगा एंडीज, और एंडीज हमें दक्षिण अफ्रीका में मिलेगी। जबकि रॉकी नाम की पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पर मिलेगी हमें, तो रॉकी नाम की पर्वत श्रृंखला हमें उत्तर अमेरिका में मिलेगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट हम देखें तो इसका अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला महाद्वीप हम इसके बारे में देखें तो अगला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हम क्या पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब ये ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है, महाद्वीप भी है और महादेश भी है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और देश भी, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और देश दोनों है। और इसे हम क्या कह सकते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कह सकते हैं। इसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी कह सकते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी
कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी लैंडमास एरिया जो चारों ओर से किसी वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कह सकते हैं, द्वीप कह सकते हैं। तो द्वीप ये महाद्वीप ही से कहेंगे, जबकि ये क्या है, एक देश भी है। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम इसके बारे में देखें तो ये कहाँ पर है, पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में, पूरी तरह से कहाँ पर है, दक्षिण हेमिस्फीयर में ये होता है, दक्षिण हेमिस्फीयर में ये है। अगला हम देखें कि इसके चारों ओर जल होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। और जो सबसे बड़ी जो मूंगा चट्टान है, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है, वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के में ही है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ यानी ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जो मूंगा चट्टान है वो यहीं पर पाई जाती है। फिर इसका एकमात्र आइलैंड होता है, यानी जो ऑस्ट्रेलिया है इसका एक उपमहाद्वीप है जिसका नाम होता है तस्मानिया। इसका एकमात्र आइलैंड है तस्मानिया। इनको ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, इनको अलग करने वाली जो स्ट्रेट, यानी इनको अलग करने वाली स्टेट है, उस स्टेट का नाम है बास स्टेट। उसका नाम क्या हो जाएगा, बास स्टेट। यानी बास नामक जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया दोनों को क्या करती है, अलग करती है। उसके बाद में अगला महाद्वीप हम देखेंगे अंटार्कटिका। अगला हम देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये बहुत बड़ा महाद्वीप है। एक तरह से हम कहें कि ये क्या है, बहुत बड़ा महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये बहुत बड़ा महाद्वीप है। फिर उसके बाद में इसके नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, अंटार्कटिका महाद्वीप बहुत बड़ा महाद्वीप है। फिर उसके बाद में आगे हम देखें तो दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में है, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में, अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में, अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में क्या है, दक्षिणी ध्रुव, यानी हमारी पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में है। और इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, यानी इसके मध्य में, अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में दक्षिणी ध्रुव है। इसके मध्य में क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। इसके मध्य में दक्षिणी ध्रुव होने के कारण यहाँ पर वर्ष भर क्या होता है, बर्फ ही जमी रहती है, इसलिए यह मोटी बर्फ से ढका होता है। और यहाँ पर बर्फ जमी होने के कारण यहाँ पर मनुष्य नहीं रहते हैं। ये बहुत से देशों के, यहाँ पर क्या है, बहुत से देशों के शोध केंद्र है। यहाँ पर बहुत से देशों के क्या है, शोध केंद्र है। जिस प्रकार भारत के भी 3 शोध केंद्र यहाँ पर है। और भारत के कौन कौन से है, एक तो है मैत्री गंगोत्री और भारती, यानी भारत की 3 ऑब्जर्वेटरियां यहाँ पर है, मैत्री, गंगोत्री और भारती। ये 3 ऑब्जर्वेटरियां यहाँ पर बनी हुई है। अब उसके बाद में अगला पॉइंट हम देखेंगे जलमंडल। जलमंडल किसे कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा अथाह जलराशि होने के कारण इसे क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। तो पहला पॉइंट कि हमारी पृथ्वी है उसको कैसा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। क्यों कहते हैं, क्योंकि जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगर हम देखें तो पृथ्वी के 71% भाग पर तो क्या है, जल है। और अगर 29% भाग पर देखें तो क्या है, स्थल है। यानी 71%, 71% भाग पर जल है, जबकि 29% भाग पर क्या है, स्थल है। फिर उसके बाद में यही कारण है, हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के अधिकतर भाग में जल होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। और नीला ग्रह होने के कारण भी, यानी 71% जल होने के कारण भी पृथ्वी पर पानी की कमी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो मैक्सिमम जल है वो महासागरों के रूप में होता है, जो बहुत ही लवणीय होता है, जो पीने के काम भी नहीं आता है और खेती के काम भी नहीं आता है। और जो पीने योग्य जल होता है वो नदियों और हिमनद के रूप में होता है, जो कि बहुत कम मात्रा में है, इसलिए पानी की किल्लत है वो हमेशा बनी रहती है। अब उसके बाद में हम देखेंगे अगला पॉइंट, हम देखेंगे महासागर। अगला पॉइंट हम क्या देखेंगे, महासागर के बारे में देखेंगे। तो महासागर कुल कितने होते हैं, 5 होते हैं।
सबसे पहले महासागर क्या होते हैं? जलमंडल का जो मुख्य भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? महासागर। यानी जलमंडल का जो मुख्य भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? महासागर होते हैं। महासागर कुल कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। और महासागरीय जो जल होता है वो किस प्रकार से होता है? यानी महासागरीय जल किन किन फॉर्म में होता है? तो तरंगों के फॉर्म में, जवार भाटा, और अगर हम देखें तो महासागरीय धाराएं 3 फॉर्म में ये होता है। तरंगे किसे कहते हैं? कि समुद्र के अंतर्गत जो लहरें उठती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। अब इसमें क्या है? लहरों के उठने को तो क्या कहते हैं? जवार, और उनके वापस गिरने को कहते हैं भाटा। और महासागरीय पवनें क्या होती है? जो महासागर से थल की ओर चलती है और थल से महासागर की ओर चलती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? धाराएं कहते हैं। अब हम देखें कि महासागर है वो क्रम से कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम देखें, सबसे पहला और बड़ा महासागर कौन सा होता है? प्रशांत महासागर। फिर उसके बाद में दूसरा हम देखें तो अटलांटिक महासागर। तीसरा हम देखें हिंद महासागर। अगर इसके बाद में इसी क्रम में चौथा देखें तो दक्षिणी महासागर, साउथ ओशियन दक्षिणी महासागर। और उसी क्रम में अगर हम 5वां देखें तो कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। तो ये महासागर होते हैं वो 5 होते हैं। मैक्सिमम हमें 4 ही पढ़ने को मिलते हैं। अगर हम 4 पढ़ते हैं तो कौन से को काउंट नहीं करते हैं? दक्षिणी महासागर को काउंट नहीं करते हैं। लेकिन आरबीएससी की जो किताबें हैं इनके अंतर्गत महासागर 5 दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? प्रशांत हो गया, अटलांटिक हो गया, हिंद हो गया, दक्षिणी महासागर हो गया और आर्कटिक महासागर हो गया। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्रम से एक एक को हम देखते चलेंगे। जो प्रशांत महासागर है इसको हम कह सकते हैं, पहला पॉइंट तो हो गया सबसे बड़ा महासागर। पहला पॉइंट क्या हो गया? सबसे बड़ा महासागर हो गया। फिर इसी का दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ये कितने भाग पर फैला हुआ है? तो ये है पृथ्वी के 1/3 भाग पर, यानी पृथ्वी के 1/3 भाग पर ये फैला हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें तो सबसे गहरा यानी सबसे ज्यादा ये भाग पर फैला हुआ है। और जो मेरियाना गर्त होता है, मेरियाना गर्त है, जो डीपेस्ट पॉइंट है, जिसका जो गहराई पॉइंट है वो है 11,022 है, वो पॉइंट भी इसी के मध्य है। और यह महासागर आकार में कैसा है? तो यह महासागर आकार में कैसा है? वर्ताकार है। यानी प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है तथा ये आकार में क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। आकार में सबसे बड़ा महासागर है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें अगला महासागर हम देखेंगे प्रशांत के बाद में दूसरा महासागर हम देखेंगे अटलांटिक। अगला हम देखेंगे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बारे में थोड़ा सा हम देखें तो अटलांटिक महासागर में क्या होता है? अटलांटिक महासागर क्या करता है कि इसको हम कह सकते हैं विश्व का दूसरा बड़ा। सबसे पहला पॉइंट हम कह सकते हैं ये क्या है? विश्व का दूसरा बड़ा। फिर उसके बाद में इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो अंग्रेजी भाषा के एस शेप में बना हुआ है? तो इसको अटलांटिक महासागर को कहेंगे कि ये अंग्रेजी के एस के आकार का बना हुआ है। तीसरा देखें व्यापार की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। व्यापार की दृष्टि से क्या है? इम्पोर्टेंट है, यानी व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर। अगर प्रश्न इसके 3 प्रश्न बनते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट विश्व का जो ओशियन है वो कौन सा है? अटलांटिक ओशियन है। फिर उसके बाद में पूछ ले इंग्लिश लैंग्वेज का एस शेप जो ओशियन है वो कौन सा है? तो अटलांटिक है। और अगर पूछे कि ट्रेड की दृष्टि से जो सबसे बिजिएस्ट जो ओशियन है वो कौन सा है? तो वो भी क्या है? अटलांटिक ओशियन है। फिर उसके बाद में साथियों नेक्स्ट अगला हम देखेंगे हिंद महासागर। दूसरा हम क्या देखेंगे? हिंद महासागर। अब ये जो हिंद महासागर है इसके बारे में हम देखें तो हिंद महासागर क्या है कि हिंद महासागर के बारे में हम देखें तो ये इसका नाम, ये ऐसा महाद्वीप है, ऐसा महासागर है, इसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। इसका नाम
भारत देश के नाम पर, एक तरह से हम कहें कि इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है, भारत देश के नाम पर, भारत देश के नाम पर, इसका नाम भारत देश के नाम पर। और अगर आकार में देखें तो आकार में कैसे शेप में है, ये त्रिभुजाकार, आकार में कैसे शेप में है, त्रिभुजाकार। अब अगला हम छोटा सा ही एक देखें, दक्षिणी महासागर, अगला क्रम हम देखें दक्षिणी महासागर। जो दक्षिणी महासागर है यहाँ पर कुछ खास नहीं है भाई, बस इतना ही है इसके बारे में कि दक्षिणी महासागर है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। दक्षिणी महासागर कहाँ पर है, तो अंटार्कटिका के चारों ओर फैला हुआ है। बस आरबीएससी की किताब में इसके बारे में इतनी ही जानकारी दी गई है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट हम देखेंगे आर्कटिक, लास्ट कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर के बारे में हम देखें तो आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर, यानी आर्कटिक महासागर कहाँ है, तो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। दूसरा पॉइंट है कि यह महासागर प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से बेरिंग जलसंधि से जुड़ा हुआ है, बेरिंग जलसंधि, बेरिंग जलसंधि, बेरिंग जलसंधि से जुड़ा, बेरिंग जलसंधि से जुड़ा हुआ है, बेरिंग जलसंधि से जुड़ा हुआ है, ये इसका पॉइंट हो गया। अब उसके बाद में साथियों आगे हम चले, उसके बाद में आगे हम देखेंगे वायुमंडल। इसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट है वह क्या हो जाएगा, वायुमंडल। तो वायुमंडल के बारे में अगर हम देखें, वायुमंडल, 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 वायुमंडल के बारे में साथियों हम देखेंगे तो वायुमंडल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी के चारों ओर, पहला पॉइंट है पृथ्वी के, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत क्या कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है। और वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो यह लगभग 1600 किलोमीटर हाइट तक, 1600 किलोमीटर हाइट तक फैला है। यानी कितनी ऊंचाई तक है, 1600 किलोमीटर हाइट तक ये फैला हुआ है। क्योंकि जिसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायु दाब है वो कम होता जाता है, और यही कारण है कि हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे नाक से खून बहने लग जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो ताप है वो ज्यादा हो जाता है जबकि बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसकी वजह से नाक से खून बहने लग जाता है। और जो ये एवरेस्ट वगैरह यानी जो चोटियों पर चढ़ने वाले जो पर्वतारोही है वो उनको अपने साथ में गैस के ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो लेकर जाने पड़ते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु का घनत्व है वो कम होता जाता है। अब जो हमारा वायुमंडल है यह 5 परतों में बटा हुआ है, 5 परतों में, 5 परतों में बटा हुआ, 5 परतों में बटा हुआ है। यानी ये 5 परतों में बटा हुआ है। और 5 परतें कौन कौन सी है, तो 5 परतें अगर हम देखें कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम इन्हें एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्षोभ मंडल, ये क्या हो गई, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। फिर उसके बाद में अगली हम देखें समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में नेक्स्ट हम देखें तो इसे कहेंगे मध्य मंडल, मध्य मेसोस्फीयर। फिर उसके बाद में इसको हम कहेंगे आयनोस्फीयर या आयन मंडल। फिर उसके बाद में हम इसे कहेंगे बहिमंडल या एक्सोस्फीयर, बहिमंडल या एक्सोस्फीयर, इस तरह से हम कहेंगे। तो एक तरह से कहें ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर यानी बहिमंडल। तो इस तरह से होते हैं। तो जितनी भी साथियों जो मौसमी घटनाएं होती है, जितनी भी मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं यानी बादल बनना, वर्षा होना, ये जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है ये कहाँ पर होती है, क्षोभ मंडल में होती है। और जो एरोप्लेन उड़ती है, एरोप्लेन उड़ती है, एरोप्लेन वगैरह उड़ती है वो कहाँ पर उड़ती है, समताप मंडल में। और जो यहाँ पर एक जो लेयर होती है वो होती है ओजोन परत, वो क्या होती है, ओजोन परत। ओजोन परत समताप मंडल में ही विद्यमान होती है, जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। फिर उसके बाद में हम देखें मध्य मंडल,
और जो ये जितने भी जो रेडियो जो तरंगे वगैरह होती है, जो जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो यहीं पर होते हैं, यहाँ तारागण सभी यहाँ पर होते हैं। और जो बाहरी यानी पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है उसे हम कहते हैं, वायुमंडल की बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो वायुमंडल है वो किस चीज से बना हुआ है। हमारा वायुमंडल है वो किन किन गैसों से मिलकर बना हुआ है। तो वायुमंडल वायुमंडल नाइट्रोजन, वायुमंडल किन किन से मिलकर बना हुआ है, तो वायुमंडल नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यानी नाइट्रोजन का इसमें परसेंट देखें तो 78% होता है, जबकि ऑक्सीजन को देखें तो 21% होता है। और जो बच गया 1% वो क्या होती है, अन्य गैसें। और अन्य गैसों में कौन कौन सी आ जाती है, जैसे ऑर्गन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सब इसके अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद में देखिए साथियों, हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास के माध्यम से हम क्या करते हैं कि हम सब जानते हैं कि हमें श्वास लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। लेकिन हम श्वास लेते हैं तो हम केवल ऑक्सीजन गैस है वही नहीं लेते, उसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में हम नाइट्रोजन गैस भी लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे वायुमंडल में है वो क्या है, नाइट्रोजन गैस है। और नाइट्रोजन गैस की अधिकता होने के कारण ऑक्सीजन के साथ साथ हम जब श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन भी प्रवेश कर जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को वापस से निकाल देते हैं और ऑक्सीजन है उसको रख लेते हैं, इस तरह से होता है। और जो साथी जो नाइट्रोजन है, क्या ये पौधों के लिए जरूरी है, तो हाँ, नाइट्रोजन गैस है वो पौधों के लिए जरूरी है। लेकिन पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सीधा वातावरण से कैच नहीं करते हैं। नाइट्रोजन को क्या करते हैं, पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से लेते हैं और फिर इन्हें पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन गैस आवश्यक है, लेकिन पौधे इन्हें सीधे वायुमंडल से नहीं लेते हैं। जबकि ऑक्सीजन गैस है वो हम लेते हैं, हमारे लिए उपयोगी है, उसके साथ में नाइट्रोजन का भी हिस्सा हमारे शरीर में जाता है। तो ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। अब अगला था जीवमंडल। तो जीवमंडल के बारे में हम देख चुके हैं, कि जीवन जीने के लिए जो उपयोगी, जो एक तरह से देखें जीवन जीने के लिए जो उपयोगी तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे भूमि हो गई, जल हो गया, वायु हो गई, आकाश हो गया। ये सब जहां पर मिलते हैं, ये सब परिस्थितियां जहां पर मिलती है, हम उसे क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। तो साथियों, ये तो था हमारा आज का सेशन और अध्याय नंबर 5। आज का सेशन आपको कैसा लगा, उम्मीद करूंगी कि सभी को पसंद आया होगा, सभी को अच्छा लगा होगा। अगर सभी को सेशन पसंद आया हो तो आप इसे दिल से क्या करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको, अपने परिवार को इसी तरह से आगे बढ़ाए। और अगली क्लास में हम कक्षा 6 का अध्याय नंबर 6 है वो देखेंगे, क्योंकि इसी रिवीजन के क्रम में हम 5 अध्याय है वो देख चुके हैं। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने पहली बार चैनल को देखा हो, पहली बार जो क्लास ली है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हम पिछली क्लासें हैं वो देख सकते हैं और इसी तरह से हम इसका रिवीजन है वो करते हुए चलेंगे। तो देखिए साथियों, ये रिवीजन सेशन होने के कारण ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस इसको समझाने पर होता है, न कि नोट्स बनाने पर, क्योंकि नोट्स है वो ऑलरेडी सबके पास बने हुए हैं। और नहीं भी बने हुए हैं तो रिवीजन के साथ साथ आप इसको एक बार फिर से ताजा कर सकते हैं। तो ये तो था हमारी कोशिश और हमारी पहल। और अगर आपको पसंद आई हो